हाय गाइस, आप अपने स्क्रीन पे देख ही होंगे कि ये सीए फाइनल का एक सब्जेक्ट है ऑडिट। और उससे पहले कि शुरू करने से पहले मैं थोड़ा अपने बारे में रिव्यू कर दूं। मैं एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैंने नवंबर 23 में क्वालिफाई करा है। और आपको जो चैप्टर दिख रहा है सामने वो है इंटरनल ऑडिट। आपको बहुत कुछ इस चैप्टर में बताऊंगा, बहुत स्लोली कुछ पार्ट्स में वीडियो आएगी सो दैट आपको बहुत अच्छे से समझ आए। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है चैप्टर का नंबर, चैप्टर नंबर 16 इंटरनल ऑडिट। कैसे कैसे बात होगी, कैसे कैसे आगे चीज़ें चलेंगी, मैं आपको सब बताता हूँ। इंटरनल ऑडिट नाम से ही क्लियर है, लोगों ने आईपीसीसी में भी इसको बहुत पढ़ा है, बच्चों ने बहुत पढ़ा है। अब मैं आपको इसका आगे बताता हूँ इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले इंटरनल ऑडिट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। सेकेंडली हम ये देखेंगे कि कंपनीज एक्ट का ऐसा कौन सा चैप्टर है जो इंटरनल ऑडिट पे एप्लीकेबल होता है। थर्ड, क्या बेसिक स्टेप्स और एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं इंटरनल ऑडिट में, क्या हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे इंटरनल ऑडिट ड्राफ्ट होती है। उसके बाद एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिटर्स में क्या फ़र्क होता है। उसके बाद ऑडिट ट्रेल आप सबको पता ही है, जो भी लोग बच्चे आर्टिकलशिप कर रहे होंगे या कर चुके हैं या जो पेड असिस्टेंट का काम कर रहे हैं, कि हम किस तरीके से ऑडिट ट्रेल का यूज़ कर रहे हैं, किस किस तरह से फेज मैनर में एप्लीकेबल हुआ है, और वो कौन से ऐसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हैं जो आईसीआई ने इशू करे हैं और हमारे ऊपर एप्लीकेबल होता है और हमारे एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है। डीप अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, इसलिए मैं आपको बहुत धीरे धीरे चैप्टर पढ़ाऊंगा। आप वीडियो की स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या है इस चैप्टर का क्रक्स। आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओवरव्यू चैप्टर का यही रहेगा कि क्या वही मीनिंग ऑफ स्कोप ऑफ ऑडिट, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर, क्वालिटीज, क्या है इंटरनल ऑडिटर की, क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं एंगेजमेंट में, इंटरनल ऑडिट परफॉर्म करने में, कैसे इंटरनल ऑडिट ड्राफ्ट होती है, और इंटरनल एक्सटर्नल रिलेशनशिप किस तरह से बनता है। ठीक है, सबसे पहले एक इंटरनल ऑडिट का ये एक एग्जांपल है, मैं आपको बाद में कराता हूँ। सबसे पहले मैं एक डेफिनेशन आपको दिखाता हूँ। ठीक है, डेफिनेशन क्या है इंटरनल ऑडिट की। ठीक है, ये 4th पेज पे देखिए, चैप्टर शुरू हो रहा था और डेफिनेशन 4th पेज पे इसका लिखा है कि एज डिफाइंड इन गवर्निंग इंटरनल ऑडिट फ्रेमवर्क्स, internal audit provides independent assurance on the effectiveness of internal controls and risk management processes to enhance governance and अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। तो सीधा सा इसका हिंदी में मतलब है, इसका मतलब ये है कि इंटरनल ऑडिट एक ऐसी इंडिपेंडेंट अश्योरेंस है जो आईसी की इफेक्टिवनेस को दिखाएगा और रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेसेस दिखाएगा, जिससे ऑर्गेनाइजेशन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे वो अचीव हो सकें। ठीक है, अब देखिए, आप चैप्टर के पहले पेज पाते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि इस इंटरनल ऑडिट का मतलब क्या है, कि हमारे आईसी की इफेक्टिवनेस को देखना, ठीक है, और हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, और इस तरीके से अचीव करना कि इससे गवर्नेंस भी एनहेंस हो सके। ठीक है, आपको डेफिनेशन बाय वर्ड याद करनी पड़ेगी, तभी आपको मार्क्स पेपर में मिलेंगे। मैं आपको बस समझा रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए चीज़ें। ठीक है, अब कौन सा ऐसे एप्लीकेबल होता है, आप सबने सीए इंटर में पढ़ाई होगा, सीए ऐसे 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, जो ये ऊपर लिखा हुआ है वही नीचे से हम चार्ट भी बना हुआ है। ठीक है, चार्ट में एग्जाम्पल्स के साथ है और ऊपर क्या है, पार्ट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले ऐसे 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, इसमें क्या होता है, इसमें ये लिखा होता है कि हमें आईसी की मॉनिटरिंग किस तरीके से करनी है। सबसे पहली बात है, नाम ही है कि इंटरनल ऑडिटर अगर इंटरनल कंट्रोल्स की मॉनिटरिंग नहीं करेगा तो वो फिर क्या ही करेगा। सेकंड, रिव्यू ऑफ एलएनआर, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि किस तरीके से हमारे लॉ एंड रेगुलेशंस की क्या होगी गवर्नेंस, तो उस तरीके से इंटरनल ऑडिटर क्या बताएगा। फिर एग्जामिनेशन करनी पड़ेगी फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन की। फिर 4th पार्ट क्या है, रिस्क मैनेजमेंट, किस तरह से रिस्क को कम से कम करना है। फिर उसके बाद क्या, रिव्यू ऑफ ऑपरेशनिंग एक्टिविटीज। ठीक है, और उसके बाद क्या, गवर्नेंस। अब अगर आप देखेंगे तो 6 पार्ट हैं, मेरे पीछे अगर आप बोलेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। इंटरनल ऑडिटर से ही वर्ड निकला है इंटरनल कंट्रोल, तो मॉनिटरिंग करनी है इंटरनल कंट्रोल की। सेकंड, एलआर को ध्यान रखना है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट देखनी है, फिर गवर्नेंस देखनी है। देखो, आपको जैसे पढ़ने में ये नहीं लगता जैसे रिस्क मैनेजमेंट और गवर्नेंस कितने सिमिलर वर्ड, तो चलो याद करो। एक होता है रिस्क मैनेजमेंट, तो उसकी क्या होगी, गवर्नेंस। फिर क्या होगा, आईसी की मॉनिटरिंग होगी, तो लॉ एंड रेगुलेशन को भी देखना पड़ेगा, और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को तो रिव्यू करना ही है, और एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड रिपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन भी देखना है। ठीक है, मैं आपको इस तरह याद करा रहा हूँ क्योंकि आप जब तक एग्जैक्ट सेम वर्ड नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिल सकते। ठीक है, अब मैं आपको इंडिकेटिव ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट बताता हूँ। सब यही लिखा है जो मैंने ऊपर पढ़ाया, आपको दिखाता हूँ। मॉनिटरिंग ऑफ आईसी एग्जांपल, परफॉर्मिंग 3-वे मैचिंग ऑफ पीओ, रिसिप्ट ऑफ मटेरियल, वेंडर इनवॉइसेस बिफोर अप्रूविंग वेंडर पेमेंट। तो ये सब क्या है, जैसे हमारी इस एक तरह से ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में परचेज पॉलिसी होती तो हम उसको बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल इसका इस तरह से देता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक परचेज पॉलिसी होती है, उसके अंदर लिखा होता है कि हमें 8,000 रुपये तक एक कोटेशन से चीज़ खरीदनी है, 8,000 से 8 लाख तक हमें RFQ यानी रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन फ्लोट करनी है। ठीक है,
8 लाख से ऊपर हमें क्या करना है, टेंडर फ्लोट करना है। तो ये एक तरह से क्या है, प्रोसेस है, फेज्ड मैनर में चीज़ों को देखना है कि क्या हमारे इंटरनल कंट्रोल्स इतने अच्छे हैं कि क्या जो हमारी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में प्रोसेस लिखा हुआ फॉलो हो भी रहा है नहीं। तो ये क्या है, ये एक प्योर एग्जाम्पल है मॉनिटरिंग ऑफ आईसी का। इसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन, एग्जाम्पल इंटरनल ऑडिट ऑफ सेल्स रिकॉर्ड्स, डिलीवरी रिकॉर्ड्स, सेल्स कमीशन फॉर आइडेंटिफाइंग करेक्टनेस ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड, क्या हम प्रॉपरली सेल बुक कर रहे हैं, क्या सारे रिकॉर्ड्स हम अच्छे से बना रहे हैं नहीं बना रहे, तो ये सब है। रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, रिव्यू इन्वेंटरी मैनेजमेंट एक्टिविटीज, एप्रोप्रिएट हैंडलिंग टू प्रिवेंट डैमेजेस, क्या हम इस तरह से ऑपरेटिंग एक्टिविटी को रिव्यू कर रहे हैं ताकि हमारी इन्वेंटरी ढंग से मैनेज है। जैसे मान लीजिए अगर हमें बैंक में डाटा भेजना है सीसी का, तो आप सबको पता होगा मंथली डाटा आ जाता है और हमारी स्टॉक की वैल्यूएशन भी जाती है। अगर इंटरनल ऑडिटर स्टॉक की वैल्यूएशन ना करे तो बैंक से तो हमें अगले महीने डीपी की लिमिट मिलेगी ही नहीं। तो अगर हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का रिव्यू नहीं करेंगे तो कैसे बात बनेगी। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि डीपी लिमिट वाला का एग्जाम्पल, इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि क्या सेल्स अच्छे से रिकॉर्ड हुई है, ठीक है। इसको आप रख सकते हैं मॉनिटरिंग ऑफ आईसी के तरीके से, ठीक है। फिर रिव्यू ऑफ कंप्लायंस एंड लॉ, क्या रिव्यू ऑफ कंप्लायंस एंड लॉ वगैरह हो रहे हैं एप्लीकेबल न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से, जैसे आपको पता है ये सब जो चल रही है चीजें। इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिस्क एक्सपोजर और कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ट्रांजैक्शन, क्या उसका रिस्क मैनेज हुआ है नहीं हुआ। गवर्नेंस, असेसमेंट ऑफ गवर्नेंस प्रोसेस इन द एप्लीकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑन एथिक्स एंड वैल्यूज पे क्या चीजें हमारी सही चल रही है। तो एक तरह से ये एग्जांपल दे रखे हैं आपको, मेन ये पॉइंट याद रखने हैं। अंदर वाले तो आप बना के रखेंगे तो भी आपको मार्क्स फुल ही मिलेंगे और पूरे नंबर मिलेंगे आपको पेपर में, ठीक है। तो एक बार मेरे पीछे फिर याद कर लेते हैं। एक होता है मॉनिटरिंग ऑफ आईसी, अगर रिस्क मैनेजमेंट होगा तो गवर्नेंस भी होगी, कंप्लायंस ऑफ लीगल लॉ एंड रेगुलेशन भी होंगे, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड अपलोडिंग इन्फॉर्मेशन भी होगा, रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तो फिर आपको पता ही है, ठीक है। अब ऊपर चलते हैं कि ऊपर क्या कहा था इस एग्जाम्पल में। मैं आपको बहुत शॉर्टकट में बता देता हूँ कि इस एग्जाम्पल में क्या कहा है। एक पर्सन है जिसको चीफ इंटरनल ऑडिटर की पोजीशन दी गई है और उसको बोला गया कि क्या आपको सीएफओ को रिपोर्ट करना है या नहीं करना, ठीक है। उसको ये इशू आ गया कि वो डायरेक्टली सीएफओ को रिपोर्ट क्यों करे, क्योंकि आपको पता है कि इंटरनल ऑडिट इंडिपेंडेंट पोजीशन होती है। वो इंडिपेंडेंस अपीयरेंस से नहीं, माइंड की भी होनी चाहिए, मतलब हर तरफ से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। वो सीधा ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करेगा, ना कि सीएफओ को, राइट। तो इसलिए ये एग्जांपल में बहुत आराम से लिखा हुआ है, बिसाइड्स द ऑफर लेटर, और ऑफर लेटर में ये भी लिखा था कि सिस्टम ऑटोमेशन करनी पड़ेगी, प्रोसेस की री इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे होंगे, सिस्टम ऑटोमेशन एंड प्रोसेस री इंजीनियरिंग आर in the nature of operational activity, how he can accept responsibilities in this regard, considering it is thought meanwhile to give a caveat to the company that he should not be in a position to assume accountability of this areas। तो वो क्यों ही करेगा इन सबको, ठीक है। he won't be able to take operation decisions in this area that could not fall later within the scope, that could later fall within the area of internal audit, he would be accepting only limited operation area। देखिए, इंटरनल ऑडिटर को ऑपरेशनल डिसीजन की पावर नहीं दी गई है, सिर्फ एक लिमिटेड पावर दी गई कि चीज़ों को ठीक करे, ना कि खुद डिसीजन मेकर बने। वो ऑडिटर है, ठीक है, तो वो ऑडिटर का काम ही करे तो ज़्यादा है। तो उसने दोनों इशू कंपनी को फ्लैग कर दिए और कंपनी ने देख के उसको पोजीशन एक्सेप्ट कर दी। आफ्टर एक्सेप्टिंग अपॉइंटमेंट ही अडॉप्टेड रिस्क बेस्ड अप्रोच फॉर आइडेंटिफाइंग इंपॉर्टेंट ऑडिट एरियाज। द कंपनीज operations are numerous and diversified. It made sense to adopt a system and process focused approach in conducting audit process. Such an approach would be long way in error prevention, ठीक है। His focus remained on preventing error at the first place. Such a approach strengthens company internal system, lead to improvement in governance mechanism। तो ये सब बात लिखिए। तो ये है कि वो पोजीशन तो करेगा, लेकिन इन दो प्रॉब्लम्स को हाईलाइट और ठीक करने के बाद वो कभी भी सीएफओ को रिपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। इंटरनल ऑडिट की वही क्या है, एश्योरेंस है, इनसाइट, ऑब्जेक्टिविटी, ये सब आप देख सकते हैं। कुछ भी नहीं है, मैंने आपको मेन बातें सारी बता दी हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब मैंने आपको कंपनी के इस चैप्टर के 4-5 पेजेस बता दिए, धीरे धीरे फेज मैनर में चलते चलेंगे आगे, ठीक है। अब आगे क्या है, आगे अब ये बताता है कि कैसा, मैं आपको बहुत शॉर्टकट में बताता हूँ। सेक्शन 138 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एक ऐसा सेक्शन है जो आपको बताएगा कि इंटरनल ऑडिट किन किन कंपनियों पे लगती है, ठीक है। मैं बताता हूँ, हर लिस्टेड कंपनी पे लगेगी, वो हर लिस्टेड पब्लिक कंपनी पे लगेगी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ और मोर। देखिए, मैंने हाथ से पेन को स्कैन करके इसके ऊपर चीजें लिख दी हैं ताकि आपको बहुत ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। जिसके टर्नओवर 200 करोड़ है उससे ज्यादा हो पिछले साल में, और जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ है उससे ज्यादा हो पिछले साल में, जिसके आउटस्टैंडिंग लोन्स और बोरिंग पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से किसी भी टाइम 100 करोड़ से ज़्यादा, पेपर में बहुत बार पूछता है, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे होंगे तभी होगा, तो या फिर पिछले साल होंगे, मतलब ये बहुत ध्यान से पढ़ना है, एमसीक्यू में बहुत बार पूछ लेता है। आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स होंगे वो 25 करोड़ से ज़्यादा,
होंगे अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो उस पे चीजें एप्लीकेबल हो जाएंगी। या फिर कोई ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसकी टर्नओवर क्या हो 200 करोड़ है उससे ज्यादा हो पिछले साल में, या फिर आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरिंग्स फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक 100 करोड़ उससे ज्यादा हो, ठीक है। तो ऊपर और नीचे आप एक कंडीशन सेम से सकते हैं कि टर्नओवर 200 करोड़ उससे ज्यादा हो, लोन्स एंड बोरिंग 100 करोड़ उससे ज्यादा हो, ऊपर पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ है उससे ज्यादा हो, डिपॉजिट्स का हो 25 करोड़ उससे ज्यादा। बस आउटस्टैंडिंग लोन्स और डिपॉजिट में एक बात ध्यान रखना, और साल की किसी भी पॉइंट होगी तो एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी। जबकि टर्नओवर, पेड अप शेयर कैपिटल या आउटस्टैंडिंग लोन्स जो टर्नओवर और पेड अप शेयर कैपिटल हो पिछले साल की फिगर्स के ऊपर बेस है, ठीक है। और ये भी लिखा है कि अगर एक बार आपने कंप्लाई कर लिया तो 6 महीने के अंदर अंदर उसको आपको कंप्लाई भी करना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। पूछ सकता है एमसीक्यू में, इसीलिए मैंने पढ़ा है वर्ड बाय वर्ड, तो आपको सोचता हूँ बता ही दो। इस एग्जांपल में ये लिखा है कि अगर उसकी 40 लाख पेड अप शेयर कैपिटल है, 9.5 करोड़ के रिजर्व्स हैं, टर्नओवर 3 साल की इतनी है, पिछले 3 सालों में आप देखेंगे 200 करोड़ क्रॉस कर गई, तो इसको इंटरनल ऑडिट करवाना जरूरी है। सबसे पहले क्या लिखा है, देखिए लॉ की लैंग्वेज लिखी है, आप देख ही रहे होंगे, ये टोटली इसने लॉ की लैंग्वेज लिखी कि ये है, ये है, ये कंक्लूजन क्या है, it is in the instance JKT is turnover during the year which is more than, hence the company has statutory requirement to appoint a internal auditor। अब इंटरनल ऑडिटर कौन बन सकता है? सेक्शन 138 के हिसाब से इंटरनल ऑडिटर सीए भी बन सकता है, सीएस कॉस्ट अकाउंटेंट लिखा है, कंपनी सेक्रेटरी नहीं लिखा है, देखो वर्ड्स में कहीं भी नहीं लिखा, लेकिन हम अगर इसको पढ़ें तो हमें ये समझ आता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट बन सकता है, वो प्रैक्टिस में हो या ना हो। इसका मतलब जॉब वाला सीए या जॉब वाला सीएम में बन सकता है, हाँ बिल्कुल बन सकते हैं, वो प्रैक्टिस में हो या ना हो वो इंटरनल ऑडिटर बन सकते हैं। सच अदर प्रोफेशनल में भी डिसाइडेड बाय बोर्ड टू कंडक्ट इंटरनल ऑडिट, या फिर इंटरनल ऑडिट जो होता है वो कंपनी का एम्प्लॉय भी हो सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ आ रही है। अब आगे एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन ए बी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैविंग आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरिंग्स एक्सीडिंग 100 करोड़, व्हाट्स अपॉइंट मिस्टर एक्स प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट एज ऑडिटर, इज द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर एक्स इज वैलिड। कह रहा है कि अगर एक कंपनी इसके आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरिंग्स जो बैंक्स हैं वो 100 करोड़ से उससे ज्यादा है, वो मिस्टर एक्स एक प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट उसको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना चाहते हैं, तो अपॉइंटमेंट वैलिड है? हाँ वैलिड है, क्योंकि सेक्शन 138 में लिखा है कि आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरिंग अगर 100 करोड़ से ज्यादा होंगे तो आपको अपॉइंट करना पड़ेगा एक पर्सन। वो कंपनी का एम्प्लॉय भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, वो एक प्रैक्टिसिंग या फिर नॉट प्रैक्टिसिंग सीए और सीएम में हो सकता है, या कॉस्ट अकाउंटेंट हो सकता है, तो ये हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वैलिड है, साथ साथ में आपके एग्जाम्पल भी करवा रहा हूँ, ठीक है। अब ऐसा लिखा है एज पर सिया, सिया मतलब स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट, मैनेजिंग द इंटरनल फंक्शन, द इंटरनल ऑडिट फंक्शन परफॉर्म्स ए नंबर ऑफ एक्टिविटीज टू अचीव, जो यहाँ पर लिखी है क्या है, क्या क्या एक्टिविटी होती है इंटरनल ऑडिट फंक्शन की, क्या नंबर ऑफ एक्टिविटीज है जो परफॉर्म करनी पड़ती है, ठीक है, जो यहाँ पर लिखी भी है। डिफाइन द ओवरऑल प्लान, स्कोप एंड मेथोडोलॉजी ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन ऑन पीरियोडिक बेसिस, किस किस तरह से चीजें होंगी वो बताएगा, क्या फंक्शन होगा, क्या स्कोप होगा, क्या मेथोडोलॉजी होगी। Oversee and monitor various audit assignments and their proper planning, execution and reporting of findings and closure of reported observations, तो ये भी बताएगा। उसके बाद प्लान, एक्वायर एंड एंगेज रिव्यू द परफॉर्मेंस, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल स्टाफ, टैलेंट एंड अदर रिसोर्सेज टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स, आइडेंटिफाई सोर्स एंड एंगेज मैनेज एक्सटर्नल रिपोर्ट्स एंड टेक्निकल सोल्यूशन इफ एनी। देखो ये आप सब पढ़ लो, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको समझाऊं, बस ये याद रखना है कि ये इंटरनल ऑडिट के फंक्शंस में कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो वो क्रिटिकल एरिया कवर कर रखे हैं, और डेवलप करना है क्वालिटी इवैल्यूएशन इंप्रूवमेंट सिस्टम, एंगेज करना की स्टेक होल्डर, तो ये सब है, ठीक है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंटरनल ऑडिटर क्या हो सकता है, देखिए मैं नीचे बढ़ाता हूँ, आपको ग्राफ से भी समझ आ जाएगा, या आप यहाँ से देख सकते हैं। एक इंडिपेंडेंट स्टेटस होना चाहिए, जो मैं पहले समय से ही बात करूँ कि होना चाहिए, ठीक है। ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द स्टाफ, वैसा ही सेम पॉइंट है, तो आप इसको याद कर सकते हैं बहुत आराम से। नॉट इन्वॉल्वड इन परफॉर्मेंस ऑफ एनी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, जैसा पहले एग्जांपल में था अभी कि ऑपरेशनल ऑडिट करे लेकिन ऑपरेशन डिसीजंस ना ले। टू एसोसिएट क्लोजली विद मैनेजमेंट, कीप नॉलेज अप टू डेट, इन्फॉर्म्ड अबाउट अदर इंपॉर्टेंट अकरेंसेस एंड इवेंट्स अफेक्टिंग द बिजनेस, ठीक है। टू ऑब्जर्व फैक्ट्स एंड सिचुएशन, ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ अथॉरिटीज दैट वुड नेवर know them, also critically appraise various policies of management and draw its attention to any deficiency whether they require to be corrected। तो ये सब चीजें होती हैं जो आपको ठीक करनी है। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट, अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ताकि हम वीडियो को पार्ट फेज मैनर में करें और ताकि चीजें बहुत आराम से स्लोली कवर हो पाए। ये 15 मिनट्स के आसपास की वीडियो बन चुकी है।